जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं 4 फरवरी के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। 4 फरवरी करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गूगल ने हाल ही में एक ऐलान किया है कि जिसमें किस कंपनी के लिए नया डिज़ाइन लेकर आ रही है। मतलब गूगल अब अपनी एक कंपनी के लिए एक नया डिज़ाइन लेके आ रही है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, जीमेल के लिए। ठीक है ना, जीमेल के लिए अब गूगल, क्योंकि आपको पता होगा कि गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं करंट में, ठीक है ना। तो जीमेल उसका एक पार्टी है। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा, गूगल चैट देखा होगा, मीट देखा होगा या स्पेस देखा होगा, तो उन सबको एक साथ लाकर गूगल मतलब जीमेल पे अवेलेबल करवा देंगे और एक ही प्लेटफॉर्म से आप डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे इसका। तो गूगल ने ये ऐलान किया, इसके लिए एक नया डिज़ाइन वो लेके आएगी जो आने वाले समय में आपको दिखने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना गूगल के ही सारे प्रोडक्ट हैं ये। जीमेल हो गया, बाकी जो भी प्रोडक्ट हैं वो गूगल के ही हैंगे। तो ठीक है फ्रेंड, याद रखना गूगल लेके आ रहा है चीज़ें। बेसिकली अगर हम बात करें गूगल की, जो जो इस टाइम करंट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, इस टाइम तकरीबन 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट चल रहे हैं, जिसमें से आपको पता होगा जीमेल हो गया, ठीक है ना, क्रोम हो गया, आप यूज़ करते होंगे, गूगल एडसेंस आपने देखा होगा, गूगल ड्राइव देखे होंगे, ठीक है ना। ये सब जितने भी हैं ये गूगल के ही प्रोडक्ट हैं। गूगल चैट हो गया, गूगल मीट हो गया, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं गूगल के ही चल रहे हैं। गूगल फोटोशॉप हो गया, गूगल फोटोज़ हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट गूगल के हैं। तो उसमें से ये गूगल जीमेल के अंदर कुछ डिज़ाइन चेंज करके अब इन सब चीज़ों को एक कमर्ज करके चलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? ठीक है ना। तो आपको बताना वो कौन सा खिलाड़ी है। बजरंग पुनिया है, अभिनव बिंद्रा है, नीरज चोपड़ा है या रवि कुमार दहिया है। तो फ्रेंड आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। ठीक है ना, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्होंने 2022 में 21 में जो ओलंपिक गेम हुए थे उसके लिए उनको इसके लिए नामित किया गया है। ठीक है, याद रखना नीरज चोपड़ा को 2022 के लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1999 में की गई थी और पहला पुरस्कार 2000 में दिया गया था। ठीक है, जो पूरे साल स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं उस चीज़ के लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो देखते हैं, नामित किया गया, इनको ये पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पाइक वैक्स जिसे यूएस एफडीए से पूर्ण स्वीकृति मिली है का निर्माण किस फार्मा कंपनी द्वारा किया गया है? ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली जैसे इंडिया के अंदर सी डी सी एस ओ है, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही यूएस के अंदर यूएस एफ डी ए है, जो जो भी नई दवाई मेडिसिन होती हैं उनको ये सत्यापित करती है, उनको ये मान्यता देती है। ठीक है, ये एजेंसी। तो इसने स्पाइड वैक्स जो कोविड के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए इसने स्वीकृति दे दी है। तो ये स्पाइड वैक्स किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉडर्ना कंपनी ने। ठीक है ना, मॉडर्ना कंपनी द्वारा ये बनाई गई वैक्सीन है जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में उपयोग के लिए अमेरिका खाद्य एवं उद्योग प्रशासन यूएस एफडीए से पूर्ण स्वीकृति मिली है। फाइजर के कोविड 19 वैक्सीन कॉमी कॉमिडनॉटी के बाद, ठीक है ना, फाइजर के बाद ये दूसरी जो दवाई जो वैक्सीन बन चुकी है, ठीक है ना, अमेरिका से जो लाइसेंस प्राप्त कर चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अमेरिका जिस भी वैक्सीन को लाइसेंस दे देती है, समझ लीजिए वर्ल्ड के अंदर उसकी मतलब इसके द्वारा जितने भी लाइसेंस मिल जाता है जिसको भी, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मान्यता प्राप्त कर लेता है। बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो यूएस एफडीए ने मॉडर्ना ने बनाई दवाई वैक्सीन के लिए स्पाइक कोवैक्स को अप्रूवल दे दिया है फाइनली। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, ये वाला। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट में प्रधानमंत्री पीएम के नाम से किन दो मुख्य परियोजनाओं की शुरुआत की घोषणा की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट पेश किया था जिसके अंदर दो ऐसी परियोजनाओं का नाम पीएम के नाम पे रखा है।
ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना रहेंगी। हमारे देश की जो दिशा होगी इनके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी, क्योंकि इसमें सब कुछ चीज़ें अब रहने वाली हैं। तो फ्रेंड वो दोनों परियोजनाएं हैं, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीएम गति राष्ट्रीय मास्टर योजना और पीएम पूर्वोत्तर विकास पहल। ठीक है ना, इन दोनों के तहत अब पूरे देश में विकास किस तरीके से करना है, किस तरीके से चीज़ों को प्लान करना है, किस तरीके से रोड होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 लाख करोड़ के पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। ठीक है ना, आने वाले कम से कम 30 से 40 वर्षों के लिए इस परियोजना को रखा गया है, ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी जो रोड हो, वो किस तरीके से डेवलप की जाए और किस तरीके की होनी चाहिए, वो इसके अंदर रखी गई हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में किस तरीके की नई नई परियोजनाओं को लाया जाए और वहाँ पे कैसे विकास किया जाए, इसके उसको भी ध्यान में रखते हुए दो मास्टर प्लान इन पीएम मोदी के नाम पर, पीएम के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना, दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं यहाँ पे लागू की गई हैं पीएम के नाम पर। तो फ्रेंड ये देख सकते हो, ये खाका है किस तरीके से काम करेगा, किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रोडों को कनेक्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो बॉर्डर्स, हमारी जो रोड्स हैं बॉर्डर तक कनेक्ट हो सकें, ताकि हमारे जो भी आर्म ट्रूप्स होते हैं वो डायरेक्टली बॉर्डर तक पहुँच सकें। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि रोड कनेक्टिविटी पे ध्यान देना, रेलवे पे ध्यान देना। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के ट्रैक बिछाए जाएँ और दूर दराज तक रेलवे को पहुंचाया जा सके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वन सिटी वन ग्रेड के लक्ष्य से हासिल करने के लिए 35,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट कि गैस पाइपलाइन घर घर तक गैस पाइपलाइन के थ्रू अब गैस पहुंचाई जाए। ठीक है ना, अभी सिलेंडर के थ्रू जहाँ पे पहुंचाई जाती है वहाँ तक गैस पाइपलाइन के थ्रू 35,000 किलोमीटर तक की पाइपलाइन पूरे भारतवर्ष में फैला दी जाए। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके इन्होंने लक्ष्य रखे हैं जो आने वाले समय में इनको हासिल करने हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं, देखते हैं कितने ये पूरे कर पाते हैं, इसमें से कितने नहीं हो पाएंगे। बाकी सारे के सारे ये देख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लक्ष्य इन्होंने रखे हैं आने वाले समय के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये। ठीक है, और ये फ्रेंड पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किस तरीके से बैम्बो से रोडों का कनेक्शन किया जा सके। ठीक है ना, इससे मिजोरम कितना फ़ायदा होगा, योजना मतलब एक एक चीज़ पे ये फोकस कर रहे हैं, कैसे कैसे पूर्वोत्तर राज्यों में उनकी ही नेचुरल चीज़ों का यूज करके ही चीज़ों को विकसित किया जा सके। तो ये इनका मेन फोकस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना 110% मिलेगा देखने को आपको किसी न किसी एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेलने वाली वर्ल्ड की पहली टीम होगी? ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, इंडिया है या वेस्ट इंडीज़ है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा हमारा देश भारत, जो 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली वर्ल्ड की टीम बनने वाली है। ठीक है फ्रेंड, अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा, सबसे बड़ा स्टेडियम जो हमारा है उसके अंदर खेला जाएगा ये 1000वां वनडे टेस्ट, जो भारत अहमदाबाद में खेलेगा। और इसी के साथ भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जो 1000 इंटरनेशनल वनडे मैच खेलने वाली टीम बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारतीय टीम ने अपना पहला वनडे 48 साल पहले 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था लॉर्ड्स में। ठीक है ना, भारत इस मैच में 4 विकेट से शिकस्त मिली थी, हारी थी। और भारत ने वनडे, और वहीं पहली जीत 1975 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीता था। ठीक है ना, 10 विकेटें से दर्ज की थी, वहीं 10 विकेटों से ये मैच जीता था। ठीक, तो ये कुछ इतिहास है पुराने। बाकी 1000 वनडे मैच खेलने वाला भारत पहला वर्ल्ड की टीम बन चुका है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सभी के नाम दे रखे हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिस सीजन कितने कितने मैच खेले और हारी है, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। देख सकते हैं भारत 999 मैच, अब अगला अहमदाबाद में खेलेगा जिसके साथ ये 1000 मैच हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत में। ठीक है ना, एक बहुत ही बड़ी परियोजना है। ठीक है, बुलेट ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जानी है, जिसका पहला स्टेशन सूरत में बनने वाला है। ठीक है, इसकी जो उद्घाटन किया गया था 2017 में किया गया था, और कहा जा रहा है कि 2024 तक इसके कुछ स्टेशन, मतलब 4 स्टेशन बन के तैयार हो जाएंगे।
ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे भूमि अधिग्रहण का जो केस फंसा हुआ है, गुजरात में तो पूरी तरीके से भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है, बाकी अभी महाराष्ट्र के अंदर इसका अधिग्रहण होना बाकी है, तो वहीं ये परियोजना का भी अटकी हुई है, बाकी गुजरात के अंदर इसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो भारत देश की पहली बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन होगा वो होगा सूरत के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7th, स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है ना, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने नए पोर्टल लॉन्च करने की बात की है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आने वाले समय में जो बच्चों को, जो भी 10th 12th या स्टार्टिंग जो बच्चे होंगे उनको उनके स्किल पे कैसे ध्यान दिया जाए, उनकी स्किल डेवलपमेंट कैसे की जाए, तो उसके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया जाएगा तो उसका नाम बताना है आपको फ्रेंड। तो उसका नाम होगा डिजिटल देश ई पोर्टल। डिजिटल देश ई पोर्टल ऑप्शन ए रहेगा। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पोर्टल को लॉन्च करने की बात की है। ठीक है ना, आने वाले समय में आपको ये पोर्टल दिखेगा और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो सकता है वो जाके इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, जहाँ से आप एक बेहतर स्किल ले सकते हैं और ताकि आपको इजीली कोई जॉब मार्केट के अंदर मिल जाए। ठीक है ना, आप खाली नॉर्मल ग्रेजुएशन करके जाते हैं तो कोई भी जॉब आपको नहीं देता है, फिर आपको सीधे सरकारी जॉब की तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपके पास कोई हुनर होगा, कोई स्किल होगी, आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर जॉब प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी कोई भी ज़्यादा कंपटीशन किए। ठीक है ना, तो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया था, बजट के अंदर भी स्किल डेवलपमेंट में ही बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है, किस तरीके से स्टार्टिंग में बच्चों की स्किल को डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना, आप भी आने वाले समय में इस पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना ये डिजिटल देश ई पोर्टल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आप देख सकते हो देश ई पोर्टल, बेसिकली देश ई पोर्टल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लिविंगहुड। किस तरीके से हम आने वाली जनरेशन का स्किल के थ्रू उनका लिविंग स्टूल या लिविंगहुड या उनका स्किल को डेवलप करके किस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी के मार्ग में सीधा लाके खड़ा कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों की कौशल या री स्किलिंग के लिए सशक्त बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है ना, ताकि वो ऐसा ना हो कि सिर्फ थ्योरिकल पढ़ के निकले, उनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो, स्किल हो, ताकि वो सीधा मार्केट के अंदर जाके कोई भी जॉब इजीली प्राप्त कर सकें। ठीक है ना, यह उद्यमीशील के अवसरों और प्रासंगिक नौकरियों को खोजने के लिए एपीआई आधारित विश्व स्तरीय कौशल, क्रेडेंशियल्स, डिस्कवरी लेयर्स और भुगतान भी प्रदान करेगा। ठीक है ना, आपको नहीं सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, साथ में आपको पैसा भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये पोर्टल औद्योगिक की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और भारत के में शिक्षा और कौशल पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने और मजबूत करने में मदद करेगा। ठीक है ना, जितना ज़्यादा यूथ हमारा डेवलप स्किल्ड होगी, जिनके पास उनके पास कुछ हुनर होगा, तो उनको इतना ही आसानी से जॉब मिल पाएगी। ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं होगी, कोई चीज़ें नहीं होंगी, तो वहीं जॉब पा पाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बहुत कम होता है। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस कम होगा तो आप कहीं पे भी कॉम्पिटिट नहीं कर पाओगे। तो स्किल आपके पास होगी तो आप इजीली मार्केट के अंदर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इनका फोकस ही होगा कि इसके माध्यम से इनको बच्चों को स्किल डेवलपमेंट किया जाए और ताकि वो इजीली जॉब प्राप्त कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खबरों में रही अंशी ट्रेल यूएन एजेंसी। अंशी ट्रेल एक, ठीक है ना, यूएन एजेंसी की 6 से जुड़ी है। अंशी ट्रेल यूएन एजेंसी की 6 से जुड़ी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिवालिया यानी कि दिवाला यानी कि इंसॉल्वेंसी। ठीक है ना, तो एनसीट्रेल एक क्या है, ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है एनसीट्रेल। ठीक है, सीमा पर दिवाला या इंसॉल्वेंसी पर मॉडल कानून 1997, सीमा पर दिवाला यानी कि इंसॉल्वेंसी पर सबसे व्यापक रूप से स्वीकृति कानून ढांचा है ये। ठीक है ना, तो बेसिकली यूएन के अंदर इस कानून को मान्यता देने के लिए लाया गया है, ताकि ये कानून यूएन के अंदर जो, मतलब यूएन इसको मान ले और जो इसके अंदर चल रहे कानून, जो सीमा शुल्क जो भी रिलेटेड होते हैं उनके रिलेटेड इसको रखा जाए। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बताऊं तो तकरीबन 49 देश इसको फॉलो करते हैं इस कानून को, जिसमें सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया से देश हैं। तो जो इंसॉल्वेंसी कानून समिति ने एनसीडीएल को अपनाने की सिफारिश की है, तो यूएन इसको अपनाने की को बताने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो याद रखना एनसीडीएल का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना ये इसकी फुल फॉर्म है। बाकी एनसीडीएल की स्थापना 1966 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है और मुख्य निर्देशक इनके ये हैंगे। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
केंद्रीय बजट में 2022 में किस की पासपोर्ट सेवा की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ई पासपोर्ट। ठीक है ना फ्रेंड। अब ई पासपोर्ट, अभी आपने देखा होगा एक हार्ड कॉपी में पासपोर्ट आता है, अब ई पासपोर्ट अब देखने को मिलेगा जिसके अंदर एक चिप होगी। ठीक है ना, चिप में आपकी फ़ोटो स्कैन फिंगरिंग, ठीक है ना, हर एक आपका डाटा होगा जिसकी मेमोरी 64 KB बताई जा रही होगी। तो इसके थ्रू आपका अब डायरेक्टली जो आपको मैन्युअली दिखाना पड़ता है, इससे सीधा स्कैन होकर आपकी सारी बायोडाटा एकदम सामने खुल जाएगा। तो अब ये पासपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ये पासपोर्ट में एक छोटी सी बता रहे सिलिकॉन की चिप होगी, याद रखना सिलिकॉन की चिप होगी। यह पासपोर्ट के जैकेट के भीतर एम्बेडेड होगी। इस चिप की मेमोरी 64 KB बताई जा रही है। यह चिप धारक की व्यक्तिगत जानकारी रखेगी, जिसमें इसमें उनके हस्ताक्षर बताए जा रहे होंगे। चिप 30 विजिट स्टोर रख सकती है। बाद के चरणों में पासपोर्ट में धारक की फ़ोटो और उसका बायोमेट्रिक भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके की अब ये पासपोर्ट आएगा जिससे कि ईजिली मतलब इन चीज़ों को जो स्कैनिंग वगैरह की चीज़ों को जल्दी किया जा सके और समय कम लगे। ठीक है, तो इस तरीके की ई पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो ई पासपोर्ट 120 देश इस टाइम ई पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। जर्मनी, अमेरिका, यूके शामिल हैं देशों में। तो अब बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट है। ठीक है ना, यह सिर्फ फिंगरिंग टिप या आपकी रेटिनल आइडेंटिफिकेशंस के जरिए व्यक्ति की पासपोर्ट की पुष्टि कर देता है। ठीक है ना, आपकी फिंगरिंग के आपकी आंखों की रेटिनल आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ये आपकी आइडेंटिफिकेशन कर देता है कि पर्सन राइट है या रॉन्ग है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले समय में आपको ई पासपोर्ट दिखेगा, हम भी इन कंट्री के साथ खड़े हो जाएंगे ई पासपोर्ट के मामले में। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड ये देख सकते हो यहाँ पे पहला ई पासपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भेजा गया था। यह पासपोर्ट 2008 में जारी किया गया था। ठीक है ना, तो पहला जो पासपोर्ट था हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के लिए भेजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? ठीक है ना, तो नाटो को पता होगा ये वेस्टर्न कंट्रीज का अलायंस है। तो उसके अंदर अब कौन सा देश को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में घोषित किया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कतर। कतर को अब गैर नाटो सहयोगी देश में शामिल किया गया है, घोषित किया गया। फ्रेंड इनको शामिल करने का कारण ये है कि इसने जो इसराइल और गाजा के बीच में जो बहुत ज़्यादा हो गया संघर्ष हुआ था उस टाइम, और अभी राइट में जो करंट में अफगानिस्तान में जो बहुत डिस्प्यूट, जब बहुत तरीके से अभी जो अनस्टेबिलिटी आ गई थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। तो बाइडन ने इनको गैर नाटो सहयोगी देश में शामिल किया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कतर को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। इसे अफगानिस्तान से निकासी में सहायता के लिए, और गाजा में पिछले साल हुई इसराइली हादसा युद्ध में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्हें हेल्प की थी, उसके लिए इसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आपको देखो नाटो नॉन नाटो अलायंस में देख सकते हो, कनाडा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ तो ये अमेरिका आपको दिख रहा ही है। ठीक है, जो गैर नाटो नाटो एक तो जो परमानेंट मेंबर हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये उनके बारे में आपको दिखाया गया मैप के अंदर। ये पूरा देख सकते हो, ये सारे देश जो नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं। ठीक है, ये वो सारे हैंगे ये। और ये देख सकते हो कतर की राजधानी आपको दोहा दिखेगी यहाँ पे। ठीक है ना, वहाँ के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानिक, ये उनके वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। ठीक है, यहाँ पे पूरा फ्रेंड ये यहाँ पे बताया गया इतिहास पढ़ लेना एक बारी। और ये देख सकते हो यहाँ पे जो अमेरिका राज्य के साथ गैर नाटो सदस्य जो देश हैं, आप देख सकते हो अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, इजराइल, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, आपको पता चल चुका ही है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, ये अमेरिका के साथ गैर नाटो संगठन हैंगे। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें कतर की जोग्राफिकल लोकेशन की, आप देख सकते हो। ठीक है ना, कतर की जोग्राफिकल लोकेशन है पूरी, तो याद रखना इस जोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है ना, गल्फ ऑफ बहरीन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये गल्फ ऑफ बहरीन, ये पूरी इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। सऊदी अरेबिया से ये अपनी बाउंड्री साझा करता है यहाँ पे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।